तो हेलो मेरे छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों। अगला टॉपिक जो है उसका नाम है डायफ्राम ऑफ इंफीरियर थोरेसिक अपर्चर और वी कैन से एट द आउटलेट ऑफ थोरेक्स डायफ्राम की पोजीशन क्या रहती है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 इसी टॉपिक के साथ खत्म हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक में हमें क्या-क्या डिस्कस करना है। तो बेसिकली इसमें हमें डायफ्राम के बारे में डिस्कस करना है। आपको पता है कि जो हमारा थोरेक्स है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, रेड कलर से जो स्ट्रक्चर है, जो बार-बार ऊपर और नीचे जा रहा है, उसी को हम डायफ्राम बोलते हैं। और ये जो डायफ्राम है, ये रिलैक्स स्टेट में कैसा रहता है? डोम शेप्ड। और कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में कैसा हो जाता है? फ्लैट। तो ये हमारे थोरेक्स की कैविटी जो है, उसमें 2 ओपनिंग है, एक है सुपीरियर अपर्चर और एक है इंफीरियर थोरेसिक अपर्चर। सुपीरियर अपर्चर कैसा था? इनकम्प्लीटली कवर्ड था सिप्सन फेशिया से, और इंफीरियर कंप्लीटली कवर्ड है डायफ्राम से। ये बेसिक पॉइंट आपके दिमाग में अब क्लियर है? तो शुरू करते हैं, चलिए। तो देखिए क्या बताया गया है। थोरेसिक डायफ्राम इज अ डबल डोम। कैसा है? डबल डोम, फ्लैट, मस्कुलो फाइब्रस शीट। डबल डोम क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि इस साइड का एक डोम और इस साइड एक और डोम। हालांकि इनके फाइबर जो है वो बीच में मिडिल टेंडन पे, सेंट्रल टेंडन पे फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हमें देखने में ये दो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है। इट सर्व एज द प्राइमरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट बात, हमारे रेस्पिरेशन की प्राइमरी मसल कौन सी है? बेसिकली रेस्पिरेशन वर्ड कहना गलत होगा। ब्रीदिंग की प्राइमरी मसल कौन सी है आपकी? ब्रीदिंग की प्राइमरी मसल है आपकी डायफ्राम। इट कंप्लीटली सील्स, इंपॉर्टेंट बात, ये कंप्लीटली सील करता है इंफीरियर थोरेसिक अपर्चर को, सेपरेटिंग द चेस्ट फ्रॉम द एब्डोमेन। और इसी वजह से ये पूरा एक सेपरेशन है किसके बीच में? थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में। सिंस इट सेपरेट द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज थोरेको एब्डोमिनल डायफ्राम। ये डायफ्राम का एक कंप्लीट नेम है। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ डायफ्राम के बारे में, कि डायफ्राम या कह सकते हैं हम एनाटॉमी डायफ्राम की क्या है। तो इसमें देखिए डायफ्राम यूनिक मसल है। क्यों? क्योंकि इसके जो मसल फाइबर हैं, उनका जो अटैचमेंट है वो 2 जगह पर होता है। एक होता है पेरिफेरल और एक होता है सेंट्रल अटैचमेंट। यानी अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूँ, यहाँ पर आप रेड कलर से देख पा रहे होंगे इमेज में, लोअर 6 कोस्टल कार्टिलेज से, यानी सामने की तरफ क्या है हमारी रिब्स, तो रिब्स के कोस्टल कार्टिलेज से बिल्कुल सामने की तरफ कौन सी प्रोसेस है? जीफर्ड प्रोसेस। और पीछे की तरफ हमारा L1, L2, L3, L4, L5 वर्टिब्रे। तो तीनों ही, यानी आपके थोरेसिक केज की तीनों ही मेन बोन्स इसमें पार्टिसिपेट करती है। यहाँ तीनों से ही इसका ओरिजिन होता है। और अगर इंसर्शन की मैं बात करूँ, तो इंसर्शन के लिए इसमें कोई बोन नहीं, खुद एक टेंडन होता है जो अपने आप में टेंडिनस शीथ पे फ्यूज हो जाता है। तो ये मसल किसी बोन पर इंसर्ट ना होकर खुद अपने टेंडन में ही फ्यूज हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट बात है, पेरिफेरल अरेंजमेंट कितने हैं? 3, टोटल कितने हैं? 3। और तीनों लोकेशन मैंने डिस्कस कर लिए हैं, 1, 2, 3, यानी कोस्टल कार्टिलेज ऑफ रिब्स, ज़ीफर्ड प्रोसेस और L1 टू L5 वर्टिब्रे। फाइनली दे इंसर्ट और कन्वर्ज टुवर्ड द सेंट्रल पॉइंट रादर देन अटैचिंग बोन टू बोन। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए डायफ्राम एक यूनिक मसल है। ठीक है? नेक्स्ट है पेरिफेरल मस्कुलर पार्ट को डिटेल में देखते हैं। तो हमने बताया कि पेरिफेरल मस्कुलर पार्ट से इसका ओरिजिन होता है। उसके 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट में इसके पास 2 स्मॉल स्लिप अराइजिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द ज़ीफर्ड प्रोसेस। ठीक है? तो ज़ीफर्ड प्रोसेस मान लीजिए ये है और ये हो गई बॉडी। तो यहाँ से 2 स्ट्रिप इसके ओरिजिनेट होते हैं इस तरीके से। ठीक है? डायग्राम में तो नहीं दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको इसके पीछे से, यानी अगर मैं नीचे से खड़े होकर देखूँ इसको, तो ये स्टर्नम है, ये वर्टिब्रे है और ये रिब्स है। तो यहाँ पर इसके फाइबर्स के 2 एंड यहाँ से ओरिजिनेट होंगे, कुछ एंड यहाँ से और बाकी सब यहाँ से। तो ये इस तरीके से सारे फाइबर कन्वर्ज होंगे इस सेंट्रल एरिया में, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल टेंड। ठीक है? दूसरा है आपका कोस्टल पार्ट। कोस्टल पार्ट में इट अराइज फ्रॉम द इनर सरफेस, यानी रिब्स के कौन से सरफेस से? इनर सरफेस ऑफ लोअर 6 रिब्स, जो आपकी नीचे वाली 6 रिब्स हैं, और उनके कोस्टल कार्टिलेज से इसका ओरिजिन होता है। थर्ड है आपका लंबर पार्ट। लंबर पार्ट अराइज फ्रॉम द लंबर वर्टिब्रे वाया 2 टेंडिनस लेग्स, और इन लेग्स को हम बोलते हैं क्रूरा। ठीक है? ये जो लेग है, ये जो दिख रहा है ना, मसल के 2 लेग बने हुए हैं, इनको बोलते हैं क्रूरा। ये है राइट क्रूस और ये है लेफ्ट क्रूरा। ठीक है? क्रूरा प्लूरल नेम है, क्रस इज द सिंगल। ओके?
सिंगुलर क्या है? क्रस। तो राइट क्रस इज लॉन्गर, आप देख भी पा रहे हैं ए फाइबर कहाँ तक आ रहा है? नीचे तक, है ना? अटैचिंग टू L1 टू L3। द लेफ्ट क्रस अटैच टू द L1 और L2 एंड फ्रॉम आर्कुएट लिगामेंट। आर्कुएट लिगामेंट यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है, भी डिस्कस करेंगे कि क्या होता है आर्कुएट लिगामेंट। फिलहाल लेफ्ट क्रस का जो ओरिजिन आर्कुएट लिगामेंट से भी होता है। क्लियर? तो मान लीजिए ये L1 है, ये L2 है, तो ये L3 है। तो आप देख पा रहे हो जो राइट क्रस है वो L1 से L3 तक और राइट टू L2 तक, इतना ही है। इसके बाद सेंट्रल टेंडन, तो ये टफ ट्री फॉइल शेप्ड या थ्री लीफ्ड एपोन्यूरोसिस, दिख रही है 3 लीफ, 1 लीफ, 2 लीफ और ये हो गई 3rd लीफ, ठीक है? एपोन्यूरोसिस, फ्लैट टेंडन को हम क्या बोलते हैं? एपोन्यूरोसिस, वेयर ऑल द मसल फाइबर्स इंसर्ट, इट हैज नो बोनी अटैचमेंट। इंपॉर्टेंट बात यही थी कि जो इंसर्ट होता है डायफ्राम, वो किस पे होता है? एपोन्यूरोसिस पर, ना कि किसी बोन पर। और दूसरी बात, इट इज फ्यूज्ड, द सेंट्रल टेंडन आगे जाके किसके साथ फ्यूज हो जाता है? फाइब्रस पेरिकार्डियम ऑफ द हार्ट, यानी जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हार्ट प्रोटेक्टेड रहता है, उसकी आउटर मोस्ट जो पेरिकार्डियम कवरिंग है उसके साथ इसके फाइबर फ्यूज हो जाते हैं। क्लियर? अब कुछ फीचर्स हैं सेंट्रल टेंडन की जो नोटिस करनी है। तो सबसे पहले ये ट्राइफोलिएट शेप का है। क्लियर दिख ही रहा है, 3 लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैविंग एन एंटीरियर सेंट्रल। तो यहाँ पे आपको पता है ये स्टर्नम है और ये इसका वर्टिब्रल कॉलम है। तो अगर मैं एंटीरियर पोर्शन की बात करूँ, इस वाले पोर्शन की जिसको मैंने डॉट किया है, इसको ए पी सी, तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो सेंट्रल लीफलेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड बी एंड सी टू टंग लाइक और टंग शेप्ड पोस्टीरियर लीफलेट, ये पीछे की तरफ आ रही है ना, ये दोनों पीछे की तरफ और ये आगे की तरफ। क्लियर? इट रिजेंबल्स अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो दिखने में ये कैसा लग रहा है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये कुछ खास फीचर्स हैं जो आपको थ्योरी में लिखनी पड़ेगी, इसलिए याद करना जरूरी है। राइट पोस्टीरियर लीफलेट इज शॉर्ट एंड स्टाउट, whereas left posterior leaflet is thin and long। ये इनके वेरिएशन है इनकी लेंथ और विड्थ में। क्लियर? इट इज inseparably fused with the fibrous pericardium। ये इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी कि हार्ट की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, वो है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम 2 टाइप की होती है, फाइब्रस और सीरस। तो फाइब्रस वाली इसी के फाइबर्स के साथ फ्यूज हो जाती है। इट इज लोकेटेड नियरर टू द स्टर्नम देन टू द वर्टिब्रल कॉलम। अगर आप देखें, अगर ये वर्टिब्रल कॉलम है तो वर्टिब्रल कॉलम से इसकी दूरी और स्टर्नम से इसकी दूरी को आप मेजर करें तो ये स्टर्नम के ज़्यादा पास होता है सेंट्रल टेंडन इन स्पाइट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के। क्लियर? नेक्स्ट, अभी एक वर्ड आया था आर्कुएट लिगामेंट एंड द क्रूरा, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, आप सपोज करिए ये आपको स्ट्रक्चर जो है जहाँ मैं टिक लगा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है? ये लग रहा है कि जैसे कोई टेंट लगा हुआ है और ये टेंट के क्या है? पिलर्स। लेकिन आप देखिए टेंट पे जो ऊपर से पूरा ये टेंट नुमा स्ट्रक्चर लटका रहता है नीचे, वो जो लटकन है उसको भी हम रस्सी से बांध के फिक्स कर देते हैं, है ना? तो ये जो गोल-गोल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जो आर्च दिख रही हैं, यही है हमारे आर्कुएट लिगामेंट। अच्छा, अगर इसको क्रॉस सेक्शन में देखें तो हमें ये ऊपर वाला डायग्राम पे फोकस करना पड़ेगा। देखिए रेड कलर से क्या दिखाया जा रहा है? राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम, यानी डायफ्राम का ये वाला पिलर राइट वाला L1 से लेकर L3 तक लॉन्गेस्ट है और ये L1 से लेकर L2 तक लेफ्ट वाला। क्लियर? इन दोनों के अपर एंड पर ही आपका कौन-सा लिगामेंट आर्कुएट लिगामेंट है? मीडियल, जो मिड लाइन में है। ठीक है? फिर L2 से राइज़ होता है ऊपर की तरफ, ठीक है? L1 के ट्रांसवर्स प्रोसेस पर, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। और फिर ये L1 का जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, उसको 12th रिब के साथ अटैच करता है लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। तो 3 आर्कुएट लिगामेंट होते हैं 3 टाइप के, जो टोटल 5 होते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ सिंगल होते हैं और कुछ डबल होते हैं, उन्हें भी देखेंगे। तो सिंपली अब देखते हैं थ्योरी में क्या लिखा है। थिंक ऑफ क्रूरा एज अ वर्टिकल एंकर्स एंड आर्कुएट लिगामेंट एज अ ब्रिज। ठीक है? तो मान लीजिए ये वर्टिकल पिलर्स हैं और इनके ऊपर ये आर्च बनी हुई है। ये जो आर्च है वो या ब्रिज बना हुआ है, इसी को बोल देते हैं हम आर्कुएट। क्लियर? दैट अलाउज द डायफ्राम टू अटैच टू द बैक वॉल विदाउट क्रशिंग द वाइटल नर्व्स एंड वेसल्स रनिंग बिहाइंड इट। तो बेसिकली ये एक तरीके का पार्टीशन भी बनाता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नर्व्स के लिए, वेसल्स के लिए, जिससे कि ये एरिया कंप्लीटली कवर ना होकर उसे थोड़ा सा गैप छोड़ता है।
और उसी क्रशिंग में उसका क्रशिंग होने से बचाता है, क्योंकि अगर ये टाइटली पैक होता तो जब हम सांस लेते और ये पूरी तरीके से एक्सटेंड होता तो ये जितनी भी हार्ट की नर्व्स हैं वो सब ब्लॉक हो जाती है। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फाउंडेशन ऑफ पोस्टीरियर डायफ्राम। पोस्टीरियर डायफ्राम का स्ट्रक्चरल फाउंडेशन कौन है आपका? आर्कुएट लिगामेंट और क्रूरा दोनों। क्लियर? दे एंकर द ब्रीदिंग मसल्स टू द लंबर स्पाइन एंड पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो क्रूरा ऑफ डायफ्राम और आर्कुएट और लिगामेंट ये दोनों के दोनों क्या है? ये बेसिकली सपोर्ट देते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर डायफ्राम को। अब बात करते हैं क्रूरा ऑफ डायफ्राम। क्रूरा का मतलब होता है लेग लाइक स्ट्रक्चर, यानी क्रस्ट का मतलब होता है लेग। इट इज द टेंडिनस स्ट्रक्चर दैट अटैच टू द डायफ्राम टू द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो बेसिकली ये डायफ्राम के टेंडन है जिनको क्रूरा बोला गया है, क्योंकि मैंने क्या बोला, डायफ्राम का जो इंसर्शन होता है वो कहाँ पर होता है? सेंट्रल टेंडन, जिसको एपिन्यूरस से बोलता है, लेकिन जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है? वो 3 लोकेशन से, स्टर्नम से, रीफर्ड स्टर्नम के जीफर्ड प्रोसेस से, रिब्स के इंटरनल सरफेस से और वर्टिब्रल कॉलम के राइट और लेफ्ट क्रस्ट से। ठीक है, दे एक्ट एज अ पावरफुल एंकर्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ठीक है, तो ये डायफ्राम को अपनी जगह पर पकड़ कर रखते हैं। देखिए दोनों में फ़र्क क्या है? राइट क्रस्ट जैसे मैंने बताया इसका अटैचमेंट किसकी बॉडी के साथ होता है? L1 से L3, जबकि लेफ्ट का थोड़ा ऊपर होता है L1 से L2 के। साइज़ की बात करूँ तो कौन लार्जर है? जो लार्ज है, थिक है, लॉन्गर है वो कौन-सा है? राइट क्रस्ट। जबकि स्मॉलर वाला स्मॉलर है और शॉर्ट है। स्पेशल रोल क्या है इसके हमारी बॉडी में? तो राइट क्रस्ट के फाइबर स्प्लिट होकर क्रॉस करते हैं एक दूसरे को और बनाते हैं ईसोफेजियल हाइटस, जो टी टेल लेवल पर हमें विजिबल होता है। यानी 10th थोरेसिक वर्टिब्रा के पास ये फाइबर स्प्लिट होकर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और उसकी वजह से जो ओपनिंग बनेगी उसी को बोलते हैं हम ईसोफेजियल हाइटस। जबकि लेफ्ट क्रस्ट कंट्रीब्यूट टू द एओर्टिक आर्च बट इट इज लेस डोमिनेंट। ठीक है, ये भी एओर्टिक आर्च बनाने में हेल्प करता है लेफ्ट वाला, लेकिन बहुत ज़्यादा डोमिनेंट उसका रोल नहीं है। यहाँ पे ये बात इम्पोर्टेंट इसलिए है, एक क्लिनिकल नोट यहाँ पर ऐड किया है मैंने, कि जो ईसोफेजियल हाइटस होता है वो किसकी वजह से होता है? राइट क्रस्ट की वजह से, क्योंकि राइट क्रस्ट जो है वो कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर है टू प्रिवेंट एसिड रिफ्लेक्स व्हेन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। यानी इस तरीके से मसल फाइबर अरेंज हैं कि वो एक खास एंगल के बाद एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, इसीलिए इट एक्ट एज अ फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर। अब बात करते हैं आर्कुएट लिगामेंट की। यहाँ पे टोटल 5 आर्कुएट लिगामेंट होते हैं, मैंने आपको बताया। 1 मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, 2 लेटरल एंड 2 मीडियल। ये आपको दिख रहा है ये जगह, ये और ये सेंट्रल आर्च। ठीक है, दैट फॉर्म्स द आर्चेस ओवर द मसल्स एंड द ब्लड वेसल। मीडियन। अब बात करते हैं मीडियन आर्कुएट लिगामेंट की। तो ये किसके ऊपर आर्च ओवर होता है? एओर्टा के ऊपर, उसको सपोर्ट देता है, एओर्टा को स्पेस देता है। ठीक है, और इसके साथ कौन से स्ट्रक्चर पास होता है यहाँ से? थोरेसिक डक्ट। 2 मीडियल हैं, 2 मीडियल आर्च किसकी वजह से बनती है? सॉस मेजर मसल की वजह से। ये किसको पैसेज देता है? सिंपैथेटिक ट्रंक को। 2 लेटरल आर्कुएट लिगामेंट की आर्च है। ठीक है, ये किसको बचा के रखता है? क्वाड्रेटस लंबोरम मसल को। और इसके पास से कौन-सी नर्व निकलती है? सबकोस्टल नर्व या सबकोस्टल आर्टरीज एंड वेन्स। तो ये इसके वैस्कुलर स्ट्रक्चर है जो यहाँ से पास होते हैं। ठीक है, क्लिनिकल कंडीशन में अब बात करूँ तो मीडियन आर्कुएट लिगामेंट जो किसके पास होता है? एओर्टा के पास। इट अकर्स इफ दिस लिगामेंट इज टू लो and compresses the celiac artery, the main artery coming out from the aorta is celiac artery। तो ये उसको कंप्रेस कर सकती है, कौन सी? मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, क्योंकि इसकी जो आर्चिंग है वो किस जगह पर है? एओर्टा के ऊपर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। और अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायफ्राम एक कंटिन्यूअस कवरिंग है इंफीरियर एपर्चर के ऊपर, लेकिन उसके अंदर फिर भी कुछ छोटी मोटी ओपनिंग्स होते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन पॉसिबल है एब्डोमेन और थोरेक्स के स्ट्रक्चर्स के बीच में। चलिए देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो यहाँ से पास होते हैं। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये डायफ्राम का क्रॉस सेक्शन है ना, ट्रांसवर्स सेक्शन दिया गया है आपके थोरेसिक कैविटी का, है ना। ट्रांसवर्स सेक्शन देखने पर एब्डोमेन और थोरेसिक जंक्शन पर आपको दिखता है, तो यहाँ पर जो ब्लू कलर से दिखाया गया है वो आपकी दिखाई जा रही है क्या? वो दिखाई जा रही है आपके रिब्स के कोस्टल कार्टिलेज, 7th 8th 9th 10th 11th और ये हो गई 12th, और ये दोनों साइड में होगी। ये है आपका स्टर्नम। ठीक है,
तो ये इनके कोस्टल कार्टिलेज से देखिए अंदर की तरफ इसके फाइबर्स जा रहे हैं, रेडिएट होकर सेंटर में ग्रीन वाले पोर्शन पर, जिसको हमने क्या बोला है, सेंट्रल टेंडन। ये क्या है, एक तरीके का एपोन्यूरोसिस है, यानी फ्लैट टेंडन है, जहाँ पर आकर ये मस्कुलर फाइबर अटैच होते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपनिंग्स ऑफ डायफ्राम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, 3 लार्ज ओपनिंग्स, बिकॉज़ ये एक सॉलिड बैरियर है आपका डायफ्राम, तो इट हैज़ 3 लार्ज ओपनिंग, जिनको हम एपर्चर या हाइटस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइटस, व्हिच अलाउ वाइटल स्ट्रक्चर्स लाइक ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स टू पास थ्रू thorax to abdominal or abdomen to thorax direction. Second है several small openings in the diaphragm, several, and some specialized passages, जो या तो आपकी फीटल स्टेज पर रहे होंगे, ठीक से क्लोज नहीं हो पाए, या कोई एबनॉर्मल डेवलपमेंटल डिफेक्ट। तो मेन तो यहाँ पर हमें 3 याद होनी चाहिए, ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी स्मॉल ओपनिंग से भी होनी चाहिए। चलिए, तो 3 मेजर डायफ्रागमेटिक ओपनिंग की मैं बात करूँ तो इनके लिए सबसे पहले ये कंपैरेटिव टेबल आपको बना लेनी है। पहला है कैवल ओपनिंग। कैवल वर्ड कहाँ से आया है? इंफीरियर वेना कावा से। किससे? आईवी से। दूसरी जो मेजर ओपनिंग होती है यहाँ पर, वो होती है ईसोफेजियल हाइटस या ओपनिंग हाइटस, ठीक है। थर्ड होता है आपका एओर्टिक हाइटस, यानी ओपनिंग फॉर एओर्टा। शेप की बात करें तो जो कैवल फोरामेन है वो क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है, जबकि ईसोफेजियल इलिप्टिकल होता है और ये राउंडेड होता है। अभी ये सारी चीज़ें हम नोटिस करेंगे। जब भी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये डायलेट होगा, क्योंकि इंफिया वेना कावा से ब्लड वापस हार्ट के लिए जाना है, तो ये किसी भी हालत में कंस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, यहाँ पर जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, और नीचे की तरफ जाने पर यानी डोम शेप से वो फ्लैट होगा। फ्लैट होने पर ये जो ओपनिंग है ये डायलेट हो जाएगी, जिससे आसानी से ब्लड ऊपर हार्ट की तरफ जा सके। ईसोफेजियल हाइटस जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जबकि एओर्टिक हाइटस पर कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं ओपनिंग का रिलेशन वर्टिब्रल कॉलम से लगाऊं तो ये ओपनिंग प्रेजेंट होती है T8 लेवल पर, ईसोफेजियल ओपन होती है T10 लेवल पर, और एओर्टिक होती है T12 लेवल पर। ठीक है। लोकेशन की बात करें तो जो केवल ओपनिंग है वो सेंट्रल टेंडन के अंदर ही होती है। किसके अंदर? सेंट्रल टेंडन, एंड टू द राइट साइड ऑफ द मिड लाइन से थोड़ा राइट साइड में। जबकि ईसोफेजियल मस्कुलर पार्ट में होती है, और ये इसके फॉर्मेशन में कौन से क्रस्ट का, राइट क्रूज या क्रूरा का इम्पोर्टेंस है। ठीक है। और एओर्टिक हाइटस बिहाइंड द डायफ्राम होता है, पोस्टीरियर टू मीडियन आर्कुलेट लिगामेंट, यानी मीडियन आर्कुलेट लिगामेंट इसके ऊपर एक आर्च बना था, उस आर्च के वजह से इस पर प्रेशर नहीं पड़ता, तो ये हमेशा कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पर भी खुला रहता है। अब यहाँ से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं, तो देखिए सबसे पहले केवल फोरामेन से, जिस बेस पर नाम पड़ा हुआ है इंफीरियर वेना कावा, टर्मिनल ब्रांच ऑफ राइट फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक वर्ड किसके लिए? डायफ्राम के लिए। तो डायफ्राम की जो नर्व सप्लाई है उसको फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ मैं? राइट फ्रेनिक नर्व की। और जो लिवर के लिए लिम्फेटिक्स ऑफ लिवर, वो भी यहाँ से पास होती है। ईसोफेगस पे मेन है ईसोफेगस, इससे होकर पास होता है। साथ में वेगस नर्व भी यहीं से पास होती है। ईसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स। ठीक है। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स हैं, यानी स्टमक रीजन को जो ब्लड सप्लाई मिलती है, उसमें जो लेफ्ट साइड की है, उसमें से जो ईसोफेजियल ब्रांचेस निकलती है ईसोफेगस के लिए, वो भी की हाइटस से ओरिजिनेट होकर पास होती हैं। ठीक है। और थर्ड है आपका एओर्टिक हाइटस, जिसमें से एओर्टा पास होता है। साथ में थोरेसिक डक्ट जो कि एक लिम्फेटिक चैनल है वो पास होती है, और एजाइगोस वेन भी इसी में से पास होती है। तो एओर्टिक से 3 स्ट्रक्चर हैं, ईसोफेजियल हाइटस से भी 3 हैं, और केवल फोरामेन से भी टोटल 3 स्ट्रक्चर मेनली पास होते हैं। इसके अलावा भी और हो सकते हैं, लेकिन मेनली आपको 3-3 लिखने से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अब देखते हैं। इसके लिए हमने एक निमोनिक को कंसीडर करके रखना है। इसमें लिखा I8 है ना, यानी इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग किस थोरेसिक वर्टिब्रा पर है? 8th पर T10। थोरेसिक वर्टिब्रा 10X, एक्स से क्या याद रहेगा? ईसोफेगस। एट 12, एट से क्या याद रहेगा? एओर्टा, और वो T12 नंबर पर होता है। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं। तो जैसा हमने देखा था कि इंफीरियर वेना कावा, जैसा आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो, उसकी प्रेजेंस कहाँ पर थी? मिड लाइन से थोड़ा सा डेविएट हो रखा था। ठीक है।
और कहाँ पर होता था? सेंट्रल टेंडन में। ये ग्रीन कलर से क्या बनाया गया है? सेंट्रल टेंडन। फिर दूसरा हमारा क्या था? ईसोफेजियल, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा क्या दिखाया गया? ईसोफेगस। ईसोफेगस कहाँ पर? राइट साइड में है, लेकिन ये किस पार्ट में है? मस्कुलर पार्ट में है, ठीक है? किसमें है? मस्कुलर पार्ट में है। जबकि हमारा जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो है एओर्टा। ये देखिए, ये कौन से लिगामेंट के नीचे है? ये है आपके आर्कुएट लिगामेंट के नीचे। वो भी कौन से वाले में? मीडियन वाले। तो ये मीडियन आर्कुएट लिगामेंट इसको कंप्रेस होने से बचाता है, इसके ऊपर एक आर्च बना देता है। तो इसीलिए आपको ये ट्रिक याद रखनी है, I8 10x at 12। आई से इन्फिया वेना कावा T8 लेवल पर होता है, 10x से T10 लेवल पर ईसोफेगस होता है, और 12 T12 पर होता है आपका एओर्टा, जो मीडियन आर्कुएट लिगामेंट के नीचे से होकर निकलता है। ठीक है, इसके ऊपर आर्च बना देता है, तो जो भी मसल के कॉन्ट्रेक्शन का कंप्रेशन है वो इस पे कोई असर नहीं डाल पाता। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉलर ओपनिंग्स की। तो अपार्ट फ्रॉम थ्री मेजर ओपनिंग्स, डायफ्राम इज पिपर्ड विथ सेवरल स्मॉल ओपनिंग। ठीक है, पिपर्ड, ठीक है, यानी कहीं कहीं इसमें और भी ओपनिंग्स होती हैं जहाँ से स्मॉल स्ट्रक्चर्स पास होते हैं। ये जो माइनर एपर्चर्स होते हैं, इनमें से क्या निकलती है? स्मॉलर नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक्स बिटवीन द थोरेक्स एंड एब्डोमेन। इन माइनर एपर्चर से नर्व होगी या लिम्फेटिक्स होगी या ब्लड वेसल्स पास होंगी। क्लियर? व्हाई दीज माइनर ओपनिंग्स मैटर? अब दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, हम पढ़ क्यों रहे हैं माइनर को, हमें तो मेजर पता है। तो उसका रीजन है कि क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है माइनर वाली। पहला तो ये है सर्जिकल एक्सेस, यानी ये सर्व करती है एक लैंडमार्क ड्यूरिंग एब्डोमिनल और थोरेसिक सर्जरी। ठीक है, तो सर्जरी परफॉर्म करने से पहले हमें ये एज अ लैंडमार्क पता होनी चाहिए कौन सी ओपनिंग का से कौन सा स्ट्रक्चर पास हो रहा है, क्योंकि छोटी सी गलती और हमेशा के लिए केस खराब। दूसरा है आपका इन्फेक्शन स्प्रेड। इन्फेक्शन भी अगर थोरेसिक रीजन से एब्डोमिनल रीजन से ऊपर नीचे जाएगा, तो वो किसके थ्रू जाएगा? जैसे सब फेरेनिक एब्सेस, सब माने नीचे, फेरेनिक माने डायफ्राम, एब्सेस माने पस फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ट्रेवल बिटवीन द चेस्ट एंड एब्डोमेन। थर्ड है आपका पोटेंशियल हर्निया। ठीक है, हर्निया का मतलब एक वर्ड समझिए, हर्निएशन का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर का अपने ओरिजिनल जगह से छोड़कर दूसरे स्ट्रक्चर में चले जाना या वहाँ पर जगह बना लेना है, घुस जाना। ठीक है, तो यहाँ पे लोकेशन लाइक स्टर्नोकोस्टल फोरामेन, स्टर्नोकोस्टल फोरामेन या फोरामेन ऑफ मोरगाग्नी। क्या नाम है इसका? फोरामेन ऑफ मोरगाग्नी। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्टर्नम है, तो स्टर्नम से जो आपके डायफ्राम का दो स्ट्रिप्स अराइज होती हैं, है ना, जीफर्ड प्रोसेस से, उनके बीच में और कोस्टल अटैचमेंट के बीच में ये येलो कलर का कुछ स्पेस रह जाता है, इसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोरगाग्नी। ये तो हो गया एंटी सरफेस पर। अगर मैं पोस्टे सरफेस पे देखूं तो वहां भी दो ओपनिंग मिलती हैं जिनको बोलते हैं लंबो कॉस्टल ट्राइगोन, या जिसको बोल देते हैं फोरामेन ऑफ बॉक डैलिक। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि स्टर्नो कोस्टल यानी एंटीरियर रीजन में, कौन सा वाला? एंटीरियर रीजन में, या इसको लेरीज स्पेस भी बोलते हैं, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कौन सा स्पेस, लेरीज स्पेस। ठीक, और लंबो कोस्टल ट्रायंगल यानी लंबर रीजन में और कोस्टल रब्स के बीच में जो मसल्स का अटैचमेंट है उसके बीच में भी कुछ वीक पॉइंट होते हैं डायफ्राम के, इसको बोलते हैं बॉक डेलिक। दीज आर द मोस्ट कॉमन साइट्स ऑफ हर्नियास बिकॉज द डायफ्राम इज थिनर और वीकर एट दिस पोजीशन। क्लियर? तो पोटेंशियल हर्निया कहाँ कहाँ से हो सकते हैं? जैसे आपने नाम सुना होगा हाइटस हर्निया, तो वहाँ पर वो हर्निया का मतलब क्या है? वहाँ पे ईसोफेगस और स्टमक के बीच के कनेक्शन में स्टमक हर्निएट हो जाता है थोरैक्स की तरफ। ठीक, अब माइनर ओपनिंग की बात करते हैं। तो माइनर ओपनिंग को हम इस टेबल की हेल्प से पूरा अच्छे से कंसाइज कर सकते हैं। इस पे सबसे पहला होता है लोकेशन में क्रूरा, यानी राइट और लेफ्ट क्रूरा के आसपास नीचे कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं? ग्रेटर, लेसर और लीस्ट स्प्लैंक्निक नर्व। ये कहाँ से पास होती है? राइट और लेफ्ट क्रूरा से। दीज नर्व्स पेयर्स द मसल फाइबर्स ऑफ क्रूरा डायरेक्टली। तो ये एक जो लेग्स होते हैं डायफ्राम के, जिनको क्रूरा बोलते हैं, उन्हीं के मसल फाइबर के बीच में से जगह बना के ऊपर नीचे ये नर्व्स पास होती है। इम्पोर्टेंट है यहाँ पर लेफ्ट क्रूज स्पेसिफिकली, इसका नाम मैंने फिर से इसलिए लिखा है क्योंकि ये स्ट्रक्चर से क्या पास होता है? हेमीजाइगोस वेन,
लेफ्ट क्रेस्ट के नीचे से क्या पास होती है? हेमीजाइगोस वेव एंड समटाइम्स थ्रू द एओर्टिक हाइटस इंस्टेड। कभी-कभी ये एओर्टिक हाइटस से भी पास होती है। जैसे मैंने अभी पिछले डिस्कशन वाली टेबल में हमने देखा था एओर्टा के बारे में जब पढ़ा था कि कौन-कौन से स्ट्रक्चर वहाँ से पास होते हैं। थर्ड स्टेज है स्पेस ऑफ लेरी, ये हमेशा लेफ्ट साइड में होगा और फोरामेन ऑफ मोरगाग्नी ये हमेशा राइट साइड में। तो मान लीजिए आपका स्टर्नम है, स्टर्नम के राइट साइड वाला जो गैप है वो मोरगाग्नी है और लेफ्ट साइड वाला जो गैप है वो लेरी है। एल से एल याद रखिए, ठीक है? यहाँ से क्या पास होती है? सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स एंड लिम्फेटिक्स, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? इट इज़ द गैप बिटवीन स्टर्नल एंड कोस्टल ओरिजिन, साइट ऑफ मोरगाग्नी हर्निया। तो स्पेस ऑफ लेरी बोल दो या फोरामेन ऑफ मोरगाग्नी, द साइट ऑफ मोरगाग्नी हर्निया, ठीक। फोर्थ है आपका बिहाइंड मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, यहाँ से क्या पास होता है? सिंपैथेटिक ट्रैक्ट। बिहाइंड लेटरल आर्कुएट लिगामेंट क्या पास होता है? सब कोस्टल नर्व एट द लेवल ऑफ T12 और ब्लड वेसल्स, ठीक। तो सिंपैथेटिक ट्रंक एंटर्स द एब्डोमेन बाय पासिंग डीप टू दिस लिगामेंट, कौन सा लिगामेंट के पीछे? मीडियल, नॉट मीडियन, मीडियन के थ्रू एओर्टा जाता है, बताया था ना। तो यहाँ से कौन जाएगा मीडियल से? आपकी sympathetic trunk. Subcostal nerve run along the inferior border of 12th rib. 12th rib के नीचे जो 12th rib के नीचे वाले बॉर्डर है उसके पैरेलल पैरेलल ये सबकोस्टल नर्व एंटर करेगी, ठीक है। 6 लेफ्ट डोम या मस्कुलर पार्ट जिसको मैं बोलूँ, ठीक है। मस्कुलर पार्ट का लेफ्ट, मतलब दो डोम थे, राइट डोम और लेफ्ट डोम। तो लेफ्ट डोम है उसके मस्कुलर पार्ट से निकलती है आपकी लेफ्ट फेरेनिक नर्व, इंपॉर्टेंट बात। राइट से नहीं निकलती, कौन सी निकलती है? लेफ्ट से। Unlike the right phrenic nerve which uses the cable opening, the left pierces the muscle. तो जो लेफ्ट डोम से यानी मसल फाइबर को पियर्स करते हुए जाएगी वो कौन सी होगी? लेफ्ट फ्रेनिक नर्व। जबकि राइट वाली किसके साथ चली जाएगी? इंफीरियर वेना कावा के साथ साथ ऊपर चली जाएगी उसी ओपनिंग से। बिटवीन द कोस्टल स्लिप्स, तो यानी रिब्स से जो ओरिजिनेट हो रहा है सेंटर की तरफ, उनके बीच में जो गैप होते हैं स्लिप में, कौन से नंबर की? वो भी स्पेसिफिकली द लोअर 5 इंटरकोस्टल नर्व्स, है ना? तो इंटरकोस्टल स्पेस को सप्लाई करती है लोअर 5। लोअर 5 में कौन सी आ गई आपकी? 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है? दे पास इनटू द एब्डोमेन बिटवीन द डायफ्राम अटैचमेंट। डायफ्राम के जो अटैचमेंट होते हैं किसके साथ? और रिब्स के कोस्टल कार्टिलेज के साथ, उन्हीं के बीच के गैप से ये 5 इंटरकोस्टल नर्व भी पास होती है। अब बात करते हैं समरी ऑफ मेजर वर्सेस माइनर ओपनिंग। तो आपको पता है T8 लेवल पर केवल ओपनिंग होती है, जहाँ से क्या पास होता है? इंफीरियर वेना कावा। T10 पर ईसोफेजियल हाइटस, जहाँ से क्या पास होता है? ईसोफेगस। T12 पर एओर्टिक हाइटस, जहाँ से क्या पास होता है? एओर्टा। इसके अलावा T8 या केवल ओपनिंग से हमारी क्या निकलती है? राइट फ्रेनिक नर्व और उसकी ब्रांचेस। T10 से हमारी वेगल ट्रंक या एंटीरियर पोस्टीरियर, और दूसरा है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स। T12 से एओर्टा के साथ-साथ और क्या पास होता है? थोरैसिक डक्ट और एज़ाइगोस वेव। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना भी रट लिया तो काम हो जाएगा, ठीक? तो ये फर्स्ट चैप्टर हमारा डिटेल में कंप्लीट हो गया है। आगे की जो वीडियोज़ हैं वो आपको हमारे ऐप पर मिलेंगी। कुछ वीडियोज़ की सीरीज़ अगर समझ में नहीं आ रही तो ऐप पर जाइए, सब कुछ सीरीज़ में अवेलेबल होगा। तो ऐप डाउनलोड करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए। थैंक यू।